हेलो साथियों, स्वागत है आपका साइंस पर राजकुमार चैनल पर। आज इस क्लास में देखने वाले हैं पॉलीमर बहुलक। छोटे छोटे टॉपिक है, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। और जो लगातार कमेंट आ रहा है आपका कि 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए, तो उसका भी तैयारी बिल्कुल हो गया है। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगा वो वही मिलेगा, है ना। तो फिलहाल आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, नोट्स अपने बना लीजिए। 10-12 मिनट में ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से दैनिक जीवन में रसायन खत्म हुआ था, ये छोटे छोटे चैप्टर जब प्रश्न आ जाते हैं, जब छूट जाते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए जो है जिम्मेवार है। ठीक है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुलक समझते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुत सारे एकलक जुड़कर क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। जिस तरह से केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, सेम उसी तरह से बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। तो बहुत सारे छोटे एवं सरल अणुओं के संयोग से बना उच्च आणविक भार वाला यौगिक बहुलक कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। मतलब कि जो बहुलक बन रहा है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को नाम दे रहे हैं बहुलीकरण। ठीक है ना, प्रोसेस का नाम दे रहे हैं बहुलीकरण। ठीक है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बहुलीकरण क्या होता है, तो बोलना बहुत सारे छोटे एवं सरल अणुओं के संयोग से बना उच्च आणविक भार वाला योग। अब सीधी सी बात है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे तो बड़े बनेंगे ना, और बड़े बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? आपके आणविक भार उनका ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं बहुत सारे एकलक। एकलक से क्या बनता है? बहुलक। एकलक से क्या बनता है? बहुलक बनता है। एकलक को लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। कभी कभी सीधा इंग्लिश से लिख देता है, मोनोमर इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे मोनोमर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर बोलेगा। कोई दिक्कत है क्या? जैसे देखिए एडिपिक एसिड। जो एडिपिक एसिड होता है साथियों, एडिपिक एसिड से क्या बनता है? हमारा नायलॉन 66 बनता है। क्या बनता है? नायलॉन 66 बनता है। प्रश्न इससे ऐसे आएगा कि नायलॉन 6,6 का एकलक का नाम क्या है? तो ऑप्शन में आपको 4 गो रहेगा। तो एडिपिक अम्ल इसका क्या है? एकलक है। यानी कि बहुत सारे एडिपिक अम्ल मिलेंगे तो क्या बनेंगे? नायलॉन 66। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण बहुलक एवं उसका। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं? उसके प्रकार देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? इसके प्रकार देख लेते हैं। ठीक है ना। अब बहुलक के प्रकार देखते हैं, फिर उसको देखेंगे। बहुलक साथियों आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित, और तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित। समझ गए ना। अब तीनों को हम एग्जाम्पल सिर्फ देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए प्रश्न आएगा। इस सब चैप्टर को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, और प्रश्न कभी कभी आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो क्या करोगे उस समय? ठीक है ना। इसलिए इसको देख लें, छोटा है तो क्या ही समय इसमें व्यस्त करना ज़्यादा। प्राकृतिक बहुलक का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, वर्डे में लगा है प्राकृतिक, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोतों से बहुलक जो प्राप्त होंगे उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहुलक बोलेंगे। जैसे आपका स्टार्च हो गया। स्टार्च क्या है? आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो कि मीठा होता है। तो स्टार्च भी आपका क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है ना। सेलुलोज, आपको पता है कि जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है पौधों की, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप है ना, तो पादप क्या है? पौधा प्राकृतिक हुआ। तो सेलुलोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स बड़ा सा। तो ये भी आपका बहुलक है। तो ये भी आपका जो है क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। फिर रबर, आपका जो रबर होता है साथियों, ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है ना। बस इतना इसमें ध्यान रखना। पूछेगा निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो स्टार्च, सेलुलोज, रबर, ये सब याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं संश्लेषित बहुलक का। संश्लेषित बहुलक क्या है? सिंपल सी बात है, संश्लेषित वर्ड में आया है। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना। संश्लेषण से ही संश्लेषित आया हुआ उसका वर्ड है। तो संश्लेषण मतलब बनाना, यानी मनुष्य इनको बनाएगा। जो संश्लेषित बहुलक है इसको कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा। तो जैसे कि आपका इन्हें हम बोल सकते हैं, जो प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से बहुलक बनाया जाता है ना, उसे क्या बोलेंगे? संश्लेषित बहुलक बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे आपका पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट हो गया, इन सब का जब प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे ना, तब आपको पता लगेगा नहीं इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। पीवीसी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी इसका हम एकलक भी देखेंगे और इसके यूज क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो फिलहाल आप ये सब ध्यान रख लीजिए। ये सब आपका क्या है? संश्लेषित बहुलक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होता है? देखिए, जो आपके प्राकृतिक बहुलक होते हैं ना, उसमें से क्या क्या होता है? रसायन को मिलाकर उसको परिवर्तित कर दिया जाता है नए बहुलक में। जो रसायन मिलाकर, प्राकृतिक बहुलक में जो रसायन मिलाकर परिवर्तित करके जो नया बहुलक बनता है, उस नए बहुलक का नाम क्या बनता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेमी सिंथेसाइज्ड पॉलीमर। ठीक है ना।
अर्ध संश्लेषित बहुलक इसको बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसेलुलोज। इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक बहुलक में रसायन मिलाकर जो नया बहुलक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक। इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बहुलक एवं उनके एकलक। कैसे प्रश्न पूछेगा? बोलेगा कि नायलॉन 6 क्या है? एक आपका बहुलक है। नायलॉन 6 क्या आपका एक बहुलक है। तो इसके एकलक का नाम बताएं। तो इसके एकलक का नाम क्या है? कैप्रोलेकम। क्या है? कैप्रोलेकम इसके क्या है? एकलक का नाम है। और इसका उपयोग क्या होता है? यही तो पूछेगा। एकलक पूछेगा और उसका उपयोग पूछेगा। नायलॉन 6 का उपयोग कहाँ करेंगे? रेनकोट, जो आपका बारिश में चलने के रेनकोट होता है उसमें वो जो आपका कपड़ा बना होता है वो किसका होता है? नायलॉन बहुलक का होता है। साइकिल का जो पहिया होता है, रस्सी जो होता है, तिरपाल होता है, धागा होता है, और टेंट बनाने में ये सारे जो हैं किसके बने होते हैं? नायलॉन 6 के बहुलक होते हैं। नायलॉन 6 का ये उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है ना। एकलक का नाम क्या है? कैप्रोलेकम। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर है नायलॉन 66। इसका एकलक का नाम क्या है? ये तो पहले ही मैं आपको बता दिए थे। एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड इसका क्या है? एकलक का नाम है। और इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। याद रखना। एक चीज़ और आप लिख लीजिए, मानव द्वारा। लिख लीजिए मानव द्वारा जो है, इसमें नहीं लिखे हैं। मानव द्वारा जो पहला कृत्रिम रेशा बनाया गया था ना, मानव द्वारा पहला कृत्रिम रेशा जो बनाया गया था वो कौन सा था? नायलॉन था। कौन सा था? नायलॉन। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। नायलॉन था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन का एकलक क्या होता है? एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन होता है। ठीक है। तो पॉलीथीन का एकलक क्या हो गया? एथिलीन हो गया। उपयोग क्या है? अब पता है आपको। पाइप हो गया आपका, एक मिनट, पाइप हो गया, बोतल हो गया, अचालक तार बनाने में, जो आपका अचालक बोल दीजिए, कुचालक बोल दीजिए, बातें क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता हो, इंसुलेटर के रूप में उसका यूज करते हैं। ठीक है ना। अचालक तार बनाना, ये आपका पॉलीथीन का यूज होता है। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं एथिलीन। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर, एथिलीन प्रोपेलिन आदि के बहुलीकरण की क्रिया से जो उच्च बहुलक प्राप्त होता है उसे प्लास्टिक कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्लास्टिक का डेफिनेशन पूछ लेता है, ऐसे दे देगा एथिलीन को प्रोपेलिन आदि के बहुलीकरण से। अब बहुलीकरण क्या होता है? बहुत सारे एकलक मिलकर जो बहुलक बनाते हैं वो प्रक्रिया बहुलीकरण कराती है। तो एथिलीन प्रोपेलिन आदि का जो बहुलीकरण जब हम करेंगे ना, तो उससे जो उच्च बहुलक प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लास्टिक कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं इधर टेफ्लॉन का। किसका बात कर लेते हैं? टेफ्लॉन का बात कर लेते हैं। टेफ्लॉन का सबसे पहले क्या पूछेगा? एकलक बताइए। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिन। क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिन। कभी कभी एथिन ऑप्शन में नहीं देगा, खाली दे देगा फ्लोरो दे देगा। तो आपको समझ जाना है किस में आएगा ये आपका। ये टेफ्लॉन का एकलक है, टेट्राफ्लोरोएथिन। यूज क्या है? कुकिंग बर्तनों में, वाहनों के पहियों पर टेफ्लॉन की कोटिंग, बल्ब की सील बंद करने में, फिल्टर पेपर। देखिए टेफ्लॉन जो होता है ना, ये जल्दी चिपकता किसी से नहीं है। ये क्या है? चिपकता जल्दी किसी से नहीं है। तो बर्तन देख लगते हैं जो आपका आजकल जो स्टील का बर्तन आता है उस पर इसका कोटिंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कोटिंग कर दिया जाता है ताकि उस पर कोई चीज़ चिपके ना। तो टेफ्लॉन आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन ये तो और इजी है। इसका एकलक का नाम क्या है? स्टायरीन। स्टायरीन से बहुत सारे स्टायरीन मिलकर क्या बना लिया? पॉलीस्टायरीन। तो सिंपल है, इसका एकलन क्या है? स्टायरीन ही है। यूज क्या है? इंसुलेटर में, खिलौने बनाने में, रेडियो या टीवी बॉक्स बनाने में, ये इसका क्या है? यूज है। बाकी ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई आपको उपाय इसमें है नहीं। एकलक इसका स्टायरीन है। बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में देखते हैं। बेकेलाइट का एकलक क्या है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल समझते हैं ना। बेंजीन के ऊपर अगर आप OH समूह दे दीजिएगा तो वो आपका क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या होता है? ये आपका एल्डिहाइड समूह का एक यौगिक है, एल्डिहाइड क्रियाशील का। तो इन दोनों के मिलने से कौन सा एकलक बनता है आपका? ये बनता है बेकेलाइट का एकलक। किसका एकलक बनता है? बेकेलाइट का एकलक बनता है। उपयोग क्या है? बिजली के उपकरण में। किसके उपकरण में? बिजली का जो उपकरण बनता है वो बेकेलाइट का होता है। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पीवीसी का। पीवीसी का कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो पहले बोल दिए थे पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसका जो एकलक है वो विनाइल क्लोराइड है। क्या है? विनाइल क्लोराइड है। उपयोग क्या है? रेनकोट बनाने में, हैंडबैग, फर्श पर बिछाने वाली चादर। आप देखते होंगे जो फर्श पर जो चादर बिछाए थे, इसको कारपेट भी बोलते हैं, वो आपका क्या होता है? पीवीसी का ही होता है। किसका होता है? वो पीवीसी का ही होता है। समझ गए ना। चलिए ये तो हम देख लीजिए। अब देख लेते हैं एक चीज़ और, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर। ये भी आपका बहुलक का ही पार्ट है। इनको देख लेते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जिससे अगर एक बार आप हीट कीजिएगा तो वो क्या होगा? नरम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हीट करेंगे उसका गलनांक चेंज होगा।
क्या होगा, गलनांक बिंदु पर उसको चेंज करेंगे तो वो नरम हो जाएगा, लेकिन ठंडा करने पर वो कठोर भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, गलनांक के कारण उसका जो है गलन बिंदु हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और लेकिन ठंडा करने पर पुनः वो कठोर भी हो जाएगा। ये थर्मोप्लास्टिक का गुण होता है। किसका गुण होता है, ये थर्मोप्लास्टिक का गुण होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग की बात करें कि वैसे प्लास्टिक इसे बार बार हीट करने के बाद भी वो कठोर होता है, करने पर के बाद भी कठोर होता है, मतलब कितना भी इसको गर्म कर लीजिए ये कठोर ही रहेगा। क्या होता है, ये कठोर। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आकार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को हीट दे रहे हैं, उनका वो क्या बोलते हैं, गलन उसका हो ही नहीं रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना वो कठोर ही है, उसका शेप चेंज आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो नरम हो जा रहा है तो उसका शेप चेंज कर सकते हैं ना, उसको गलाकर हम, समझ गए ना। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या है, ये नरम ठंडा दोनों हो सकता है, नरम और कठोर दोनों हो सकता है। अब थर्मोप्लास्टिक की बात करें, ये लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला समझते हैं ना। मैंने आपको कार्बन तथा जो कार्बन चैप्टर पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैंने बताया था कि कार्बन के बहुत सारे गुण हैं। कार्बन क्या बहुत सारे गुण हैं, वो आपका शाखा के रूप में भी रहता है, वलय के रूप में भी रहता है ना, और आपका श्रृंखला के रूप में भी रहता है। तो कार्बन के 3 प्रॉपर्टी हैं, शाखा के रूप में भी रहेगा वो, है ना, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, कंकाल के रूप में भी रहता है। लेकिन जो आपके बेसिक काम है वो मैंने आपको बताया था, शाखा, श्रृंखला, वलय, ये तीनों ध्यान रखिएगा। तो जो थर्मोप्लास्टिक है वो लंबी श्रृंखला के रूप में रहता है, ऐसे करके कार्बन 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 कार्बन, ये श्रृंखला हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है ये शाखा के रूप में होता है। शाखा कैसे होगा, जैसे कार्बन, इसके ऊपर कार्बन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये शाखा हो गया, यानी कि ब्रांच निकल जाना, समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है, पहला पॉइंट हम क्या लिखें कि इनको जब हीट कीजिएगा तो ये गलेगा, क्या होगा, ये गलेगा। अब गलेगा तो चेंज हो जाएगा ना, ठोस को गलाकर हम गलन कर रहे हैं तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, द्रव में कर रहे हैं तो आकार चेंज हुआ ना। लेकिन इसको हीट देते जा रहे हैं लेकिन कठोरी रह रहा है, तो आकार कैसे चेंज होगा, तो इसका आकार चेंज नहीं हो सकता है। तो वही हम लिखे हैं, यह कार्बनिक विलायक में विलय है। कार्बनिक विलायक में क्या है, विलय है। कार्बनिक विलायक क्या होगा, जैसे बेंजीन आपका हो गया, ये क्या आपका कार्बनिक विलायक है। तो इसमें ये क्या है, विलय है, यानी कि विलय का मतलब घुलनशील, ये घुल जाएगा आसानी से कार्बनिक विलायक में। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पॉलीस्टायरीन है, पीवीसी है, नायलॉन है, एक्रिलिक है और टेफ्लॉन। ये सारे जो एग्जाम्पल साथियों हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के। ध्यान रखना है, पूछ देगा कि डायरेक्ट पॉलीस्टायरीन किस प्रकार का बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिक, तो आपका थर्मोप्लास्टिक है। अब बात करें हम इसका थर्मोसेटिक है, तो ये अकार्बनिक विलायक में विलय है। अकार्बनिक विलायक का मतलब जैसे आपका जल हो गया, जल क्या है आपका अकार्बनिक विलायक है, तो इसमें ये क्या है, विलय है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेकेलाइट। तो ये आपका बहुलक चैप्टर जो खत्म हो गया। अगर आप इसको एक बार और देखना चाहते हैं तो मुश्किल से कितना मिनट का है, 13 मिनट का है, तो स्पीड करके आप इसको देख सकते हैं, इससे प्रश्न आपके जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके 9th वाले क्लास के चैप्टर में बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।